साल 2003 में जब आपकी फिल्म आती है तेरे नाम, और उसमें एक गाना था तुमसे मिलना बातें करना, तो मैंने एक लेटर लिखा और उस पर वो गाना लिखा, और मेरे भाव ऐसे नहीं थे कि मैं किसी को प्रपोज कर रहा हूँ या कुछ, और वो लेटर चला गया, और ये था कि यार अच्छे हो, है ना, अच्छे लगते हो टाइप। तो उसके बाद वो लेटर पहुँचा मेरे पिताजी को, और फिर पिताजी ने मारा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि उस गाने में ऐसा प्रेम मोहब्बत था ही नहीं, तो मारे क्यों गए। तो वही सर आपने किस भाव से उस गाने को लिखा था? हाँ, बढ़िया सवाल किया है। जबकि मैं इंटरव्यू के दरमियान बोलना चाह रहा था कि कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लिखे नहीं जाते, वो लोगों के डायलॉग से बनते हैं। जैसे बख्शी साहब का एग्जाम्पल है कि एक गाना बन नहीं रहा था, तो डायरेक्टर उठा और डायरेक्टर ने बोला कि अच्छा तो चलते यार, कल फिर बात करेंगे। और उनको बोला अरे मुखड़ा मिल गया, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे, जब तुम कहोगे कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता। तो ये जुमला जो है ना, किसी ने मुझसे, अब ये मत पूछना कि किसने पूछा, किसने बोला। अगर ये बोलोगे तो कोई राज बहुत से खुलेंगे, तो बेहतर यही है कि किसी ने मुझे फ़ोन पे कहा कि तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। मैंने वो तो बोल के चले गए, मैंने बोला मुझे मेरा मुखड़ा मिल गया, कि जो आज क्या फ़ोन सार्थक हो गया, एक फ़ोन से एक मुखड़ा तो मिला। तो हम तो खोजी लोग हैं बेटा, हमेशा ढूंढते रहते हैं कि एक जुमले से, मगर वो रोमांटिक गाना था तो तुमको लगा कि इसमें रोमांस नहीं, बट पिताजी तुम्हारे रोमांटिक रहे होंगे तो उन्होंने समझ लिया और इसीलिए तो तुम पैदा हुए, वरना तुम पैदा कैसे होते। तो उसका सही अर्थ उन्होंने समझ लिया। तुम तो जवान हो रहे थे, उसके बाद तुमको उसका मतलब समझ में आया होगा। अच्छा सर, आपने जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ बताई दी है, तो आपका जब गाना ये हिट हुआ तो आपने उस मुखड़े के लिए उस व्यक्ति को जिसका कॉल आया था उसे धन्यवाद कहा, उसका नाम लेते हुए? अब क्यों जाऊं धन्यवाद देने यार, कल को उठा के कॉपीराइट पे क्लेम कर दे कि मेरा मुखड़ा सभी। तो मुझे फंसाने की बात कर रहे हो, हम किसी तरह बच बचा के निकल आए थे, अब हम उसको कौन जाएगा बताएं। मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने उस गाने का इस्तेमाल, उस लाइन का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया आपने गाने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम नावेद है। एक सवाल तो मेरा श्रुतिका पूछ कर चली गई। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने एंड्रॉयड के बाज़ार में खुद को नोकिया बनने से कैसे बचाए रखा। लेकिन एक दूसरे सवाल जो 2006 में, लगभग मैं छोटा सा 5-6 साल का, लेकिन हिमेश रेशमिया का उस वक्त बहुत एक बड़ा दौर आया था। उनका एल्बम आया था आपका सुरूर, उसके सारे गाने आप ही ने लिखे थे। तो उस वक्त उनके साथ काम करना कैसा रहा था? क्योंकि उस वक्त म्यूज़िक भी उन्होंने एक प्रकार से शिफ्ट ही किया था, जो करंट ट्रेंड था उससे हटकर, उनसे संबंधित और उस एल्बम में काम करने से संबंधित अगर आपका कोई हिमेश को मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो एक म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने मुझे जवान किया। अच्छा। ये एक मेरा जो दौर जो एक मैंने जिया था ना, तो उसके बाद मैं तलाश में था कि कोई एक ऐसा आज का म्यूजिक डायरेक्टर मिले जिसके साथ मेरी एक तो पहले ट्यूनिंग जमनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ ट्यूनिंग नहीं जमेगी तो काम होगा नहीं। अब पहले मैं हिमेश के साथ काम करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे उसको देख के लगता था बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी है, इसके साथ मेरा जमेगा नहीं। मगर जब हमने काम शुरू किया, पहली पिक्चर तेरे नाम की थी मैंने, तो उसके बाद से मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया बच्चा है, इसके साथ काम करने का मज़ा ही अलग है। तो हिमेश के साथ जब मैं जुड़ा तो पहली पिक्चर तुम देखे होगे तेरे नाम, उसमें वही 90s का रंग लगता है तुमको, तेरे नाम हमने किया है। मगर हिमेश स्मेल्ड, फिर हिमेश अपनी उम्र में आ गए, तो उनको लगा कि सर अब थोड़ा बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो वही चीज़ें चलती रहेंगी तो गड़बड़ है। और वो मेरे बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं पहले सारे गानों के, उनको सब गाने मेरे याद थे। तब उन्होंने वो पहली जो शुरुआत की थी वो वही गाना था जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आशिक बनाया आपने। वहाँ से फिर वो झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, वो एक ऐसा दौर चला कि 3-4 साल तक हिमेश ही रहा। तो वो एक बदलाव, लोग चाह रहे थे कुछ अलग म्यूजिक आए, और उसको उन्होंने अपने म्यूजिक से कवर कर लिया उस दौर को। सर, हिमेश रेशमिया और आप में एक बहुत कॉमन चीज़ ये है कि आप दोनों ट्रेंड के हिसाब से सेट होते चले। आपको भी 4 दशकों से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके गाने आ रहे हैं, और सलमान की फिल्म में अब आपके गाने आने वाले हैं। तो इससे जुड़ा सवाल है कि सलमान के साथ काम करना कैसा होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, और उनमें मतलब जनरली एक बात रहती है कि एक व्यक्ति सुपरस्टार हो जाता है तो साथ वाले आर्टिस्ट को एरोगेंस फेस करनी पड़ती है। उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बेटा, सलमान आज सुपरस्टार हो गए हैं, तो शुरुआत तो हम लोगों ने साथ में की थी। ये दौर हमारा जब हमने शुरू हुए तो
शाहरुख, मुझे याद है दीवाना की कितनी सिटिंग में आके शाहरुख खान बैठे रहते और वो हमेशा बेचारे एक ही बात कि सर वो सारे गाने ऋषि भैया को आप दे रहे हैं, हमको एक गाना तो सुपर हिट दे दो यार। तब हम लोगों ने 2 गाने उनको कि कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला और वो ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम। तो ये लोग हमारे लिए कोई बहुत क्योंकि ये सुपरस्टार जो बने हैं ना, इसमें हमारा भी बहुत लहू बहा है। हमारे बहुत सुपरहिट गाने इनके ऊपर, चाहे सलमान हो, आमिर हो, शाहरुख हो, बहुत गाने इन लोगों ने हमारे गाए हुए हैं। तो इनके साथ बड़ा हमारा तो बड़ा दोस्ताना ताल्लुकात रहा है। और सलमान खान के से ख़ास इसलिए क्योंकि उनके पिता से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी जी। बहुत कमाल के आदमी हैं, उनके साथ बैठो बात करो तो बहुत, तो उनकी फैमिली में आना जाना मिलना जुलना रेगुलर था। तो सलमान के साथ तो ही वाज लाइक अ फैमिली की तरह। तो हमको तो कोई एरोगेंस है, हमारे साथ तो कोई उस तरह की बात उनकी रही नहीं। हमारे सामने तो बहुत अच्छे से हमेशा पेश आए। आज भी अभी सिकंदर का म्यूजिक चल रहा है, कल गाना रिलीज, वो टाइटल ट्रैक चल रहा है, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं उस गाने को। सो इन लोगों के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हाँ, है। जैसे पहले थे वैसे ही अब भी जी। जब भी क्रिएटिव इंसान की बात होती है तो एक उनके साथ जॉनरा का टैग जुड़ जाता है कि कोई डायरेक्टर है जो एक ही तरह की फिल्में बना रहा है, कोई राइटर है वो एक ही तरह के गाने लिख रहा है। पर जब हम देखते हैं आपने क्या क्या लिखा है, आप एक ही वक्त में वही फुल्ली फालतू जो आपने बताया कि आप वो भी लिखते हैं और उसी के जस्ट बाद दबंग के लिए दगाबाज रे भी लिखते हैं। तो वो जॉनरा स्विच कैसे होता है, वो क्या जर्नी रहती है, उसका कोई ट्रिक है क्या जॉनरा से स्विच करने की? मैंने कहा बेटा कि केवल आप वो बदलाव को थोड़ा थोड़ा महसूस करना शुरू कर दो। और फिर क्या होता है ना कि जब आप उस दौर में जाते हैं ना तो आप कम बदलते हैं, लोग आपको ज़्यादा बदल देते हैं क्योंकि आप उनके रंग में, क्योंकि एक देखो एक गीतकार के लिए सबसे बढ़िया लाइन जो है वो संतोषानंद के गाने की लाइन है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो हमको उस तरह से बन जाना पड़ता है कि जिसके साथ भी हम काम करने लगते हैं ना उसके रंग में रंग जाते हैं। अब जैसे तुमने दगाबाज का एग्जाम्पल दिया, अब उसके पहले वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई जिसमें वो गाना बहुत चला था, तेरे मस्त मस्त दो नैन। फिर मैंने दूसरी दबंग जब लिखी तब वो गाना मेरे लिए चैलेंज आया कि एक गाना उस तरह का गाना चाहिए, तब वो दगाबाज रे तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। तो हम लोगों को फिर उससे बच के निकलने के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। और फिर वो चूँकि उस दौर के गाने हम बहुत सुन चुके होते हैं तब तक, तो फिर उस रंग में लिख लेना इतने साल काम करने के बाद कुछ मुश्किल नहीं होता, बहुत आसानी से निकल जाते हैं।